बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब। खालिद साहब, कुछ देर पहले एक तो पेट्रोलियम की कीमतों को बरकरार रखने की खबर आई। 2 दिन पहले यही हुकूमत बगले बजा रही थी कि रूसी तेल आ गया है, मार्केट में बेहतरी हो जाएगी, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है ये। इसके अलावा आज उन्होंने कहा है कि जियो पोलिटिकल जो है साजिश की वजह से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ IMF लेके जाने की कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात का सामना हमें करना पड़ सकता है। 1 साल हो गया इन्हें आए हुए, इकॉनमी को संभाले हुए। इनके नारे लगते थे, मियाँ साहब ने पहले ही अपना प्यादा भेजा है, ये जाके इकॉनमी को संभाल देगा। मरियम नवाज तकरीरें करती थी, मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी और इनका कंपैरिजन करके कहती ये बहुत बेहतर है। कैसा लगे उनके इकॉनमी को संभालना जो है? देखिए, जहाँ तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला है तो इसमें कोई शक नहीं कि रशियन ऑयल तो आ गया, लेकिन अभी वो 45,000 जो बैरल आया है उसकी रिफाइनरी में उसको साफ़ होना है। और फिर वो पाकिस्तान की मार्केट में अगर आ भी जाता है तो ये हार्डली जो हमारी महीने की खपत है उसका 1.5 से 2% है। बिल्कुल सही। जो 1 लाख बैरल अभी बेसिकली आ रहा है, 7 लाख टोटल एग्रीमेंट हुआ है। तो अगर ये 1-2% अगर खपत है तो उसका मतलब है कि ये हमें एक दिन की जरूरत भी पूरा नहीं करता, आटे में नमक है। 15 दिन के लिए होती हैं, तो इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस एतबार से, कीमतों के एतबार से। दूसरा मामला यह है कि कीमतों के हवाले से अभी IMF ने कल राना एहसान अफजल साहब जो इस वक्त कोऑर्डिनेटर है प्राइम मिनिस्टर राना अफजल साहब के बेटे जो जी, वो ये कहते हैं कि जो IMF ने ये डिमांड किया है कि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा करें, वो कोई हर्ज नहीं, वो हमने फैसला किया कर देंगे। सही। तो अगर ये 10 रुपए का इम्पैक्ट कोई नेगेटिव आता भी हुआ तो ये 10 रुपए उधर बढ़ा के उसको स्टैंड स्टिल कर देंगे, तो आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलना फिलहाल तो। और ये इम्कान ये है कि शायद 1 जुलाई से या मिड जुलाई में जाके जब असम्बलियों को तहलील इन्होंने करना होगा तो फिर एक बड़ा रिलीफ शायद ये दे के भागने की कोशिश करें। उस वक्त तक कोशिश करेंगे कि 30 जून से पहले कोई ना कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग या डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन वो भी होती हुई नज़र इसलिए नहीं आ रही कि जितना आज सख्त लबो लहजा इसहाक डार साहब का था स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, और इससे पहले जो IMF का जो स्टेटमेंट जारी हुआ आज इस्लामाबाद से, वो बड़ा क्लियर था। उसके अंदर ये कह रहे थे कि हम इनको मौका दे रहे थे, ये मौका गंवा रहे हैं। इनके जो टैक्सेस का जो हदफ है, जो टैक्सेशन में एग्जम्पशंस दी हैं, ये हमारे प्रोग्राम की कंडीशंस के खिलाफ है। इसलिए अगर तो हालात को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाते हैं तो हम तैयार हैं बातचीत के लिए, लेकिन हमारी आपको कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि हम टैक्स IT में और सर्विसेज के अंदर जो एग्जम्पशंस दे रहे हैं, हम नौजवानों को IT इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये नुकसान हो। तो हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम खुद मुख्तार फैसला करना चाहते हैं। IMF हमें डिक्टेट मत करे, वो फिर स्टेट बैंक और पता नहीं कहाँ से कहाँ मामला लेंगे। बिल्कुल। तो ये जो लबो लहजा उनका था, ये जो गुफ्तगू थी, ये दिखाई ये देता था कि शायद ये गल हुण मुक गई है। ये हमारी नालायकी है या उनकी एक्सपर्टीज है कि वो हमें बेहतर समझते हैं, जो IMF का पैकेज हमें नहीं मिल रहा अभी तक? देखें, इसमें 2 फैक्टर्स बड़े हैं। एक तो ये है कि हमारी इसमें नालायकी भी है, दूसरा हमारी चालाकी भी है। अच्छा। देखें, डार साहब जब आए तो उन्होंने कहा जी मैं 25-30 साल से इनको डील कर रहा हूँ, तो मैं देखे कैसे और ये वो जो नारे लगाए आपने लेना कर्जा है और दिखा आप आंखें रहे हैं, और आप समझे मैं इनको सीधा कर दूंगा, ठीक है ना। आज भी आप कह रहे हैं कि जनाब के ये कौन होते हैं जी डिक्टेशन देने वाले हमें, और हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। डेफिनेटली हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। खुद मुख्तारी के लिए आपको माशी खुद मुख्तारी चाहिए, आपको सियासी खुद मुख्तारी चाहिए, आपको समाजी माशी माशरती खुद मुख्तारी चाहिए। वो शायद हमारे पास नहीं है, वो हम गिरवी रख चुके हैं बहुत अरसा पहले इन इदारों के पास। तो इसलिए इसहाक डार साहब का जो लब लहजा था, और फिर अब उनको ये नज़र आ रहा है कि ये अगर IMF के साथ हमारी बातचीत नहीं होती, ब्लूमबर्ग यही कह रहा है, मूडीज़ ये कह रहे हैं, तमाम इंटरनेशनल इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो बिल्कुल हाई पे पहुंच चुका है, और अगर ये 30 जून तक मामला तय नहीं होते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो अब वो जो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तक हम पहुँचने को हमें नज़र आ रहे हैं आसार कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो डार साहब इसलिए कह रहे हैं जियो पोलिटिकल सिनेरियो है। जो इमरान खान ने कहा था ना कि साइफर आया और साजिश हुई है, तो अब ये जाते जाते कहेंगे जी हमारे खिलाफ भी साजिश हुई है और मुल्क को डिफॉल्ट करवाया गया है। अंदर लोग, जब वज़ीर आज़म ने कल कहा कि जिस मुल्क में इतनी साजिशें हो रही हों वहाँ सरमायाकारी कैसे होगी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, अब इन्होंने भी साजिश का जिक्र करी। पाकिस्तान के अलावा, अंदर के अलावा बाहर से कौन साजिश कर रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बाहर से क्या होनी, ये सबसे बड़े साजिशी तो इस वक्त खुद हैं जिन्होंने आयन के खिलाफ, कानून के खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ साजिश की हुई है। इंसानी हकूक की वायलेशन इस वक्त देखें, अदालती फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, जिस तरह से
ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, वो सारी सिचुएशन आपके सामने है। तो इसलिए बाहर की साजिशें तो क्या, हमें जब तक हम अपना इन हाउस ऑर्डर नहीं लेकर आएंगे, आप इकोनॉमिकली, सोशली, आप इसको पॉलिटिकली, उस वक्त तक आपको देखें, कोई भी इन्वेस्टर, हमें अगर 5 रुपए की इन्वेस्ट करनी है और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा हो, तो हम वहाँ पे 5 रुपए इन्वेस्ट नहीं करते। हम कहते नहीं किसी और मोहल्ले में, गली में या किसी और शहर में चला जाए। तो जिस मुल्क के अंदर आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आए, लोग आए इंटरनेशनली, और जो पाकिस्तानी बायर हैं वो भी पैसा लेकर आएँ, डॉलर लेकर आएँ और हमें इदारे फंड करें, तो वो आपके लोकल हालात को देखते हैं, और वो लोकल हालात हमारे उतने साजगार नहीं है। इस वक्त देखें कि आपके पॉलिटिकल मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा है, जैसे माजी में होता था, अभी वही नजर आ रहा है, और कराची में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो इसलिए ऐसे हालात के अंदर दुनिया जो है अब वो नहीं है जो 70, 80 या 90 की दिहाई में थे। ये 2023 में हम रह रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जितनी मर्जी कदगने लगा लें, चीज़ें खुद ब खुद सामने आती हैं, बाहर चली जाती हैं। इसलिए हमें जो है कि पूरे इखलास के साथ सर जोड़कर सबको बैठकर ये तय करना होगा कि हमारे कौमी मसाइल क्या हैं, माशी मसाइल क्या हैं, सियासी मसाइल क्या हैं, और माशरती समाजी मसाइल क्या हैं, हमारे तहजीबी मसाइल क्या हैं, और उनके लिए हमें एक मुश्तरका तौर के ऊपर, जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था, हमें एक नया मिसाक मईशत भी और मिसाक इमरानियात भी करना होगा। सोशियोलॉजी के ऊपर भी हमें बैठ के तय करना होगा पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है, क्योंकि जो हालात हैं उसमें मुझे जो है कि वो कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। खुदा न खास्ता जमहूरियत को नुकसान हो सकता है, जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सियासी क़यादत को बर वक्त जो है कि एहसास करना होगा, अगर एहसास ना किया तो इनके हाथ से मामला निकल के कहीं और चले जाएंगे। हमने कराची इलेक्शन का जिक्र किया, हमने इधर कौमी असम्बली में जब रजीम चेंज होता है तो 30 लोग गायब होकर सिंध हाउस चले जाते हैं। सेम फार्मूला कराची में लगाया गया, 32 लोग गायब हो जाते हैं। इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि ये मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज किए हुए हैं जिन्होंने 70 की दहाई के इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाए थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहकर। तो आज इस दौर में जो कुछ हो रहा है, उस वक्त 70 के इलेक्शन में भुट्टो साहब ने ये किया था। उसके बाद फिर चांगा मांगा में 90 की दिहाई के अंदर उस वक्त हम प्रैक्टिकली खुद ज़माने तालिब इल्मी में और सहाफ़त नई नई आगाज़ किया था। हमने अपनी आंखों से देखा चांगा मांगा में क्या हुआ, फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि मरी में क्या हुआ, फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि सिंध हाउस में क्या हुआ, फिर हमने अपनी आंखों से देखा सेनेट में क्या हुआ, सादिक संजरानी चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से। फिर हमने कौमी असम्बली में देखा कि हफीज शेख की पार्टी के पास नंबर पूरे थे, गिलानी साहब जीत गए, और फिर इमरान खान ने एतमाद का वोट भी ले लिया। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी सियासत का अलमिया ये है कि हमारी अपनी सियासी जमातें, हमारे अपने सियासी लोग जो है सियासी जमातों के कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल कहीं और से होते हैं। तो सियासी जमातों में कंट्रोल में उस वक्त आएंगे जब कानून और आइन की अमलदारी यकीनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, पोलिटिकल पार्टीज अवाम के अंदर इतनी गहरी रूटेड खिदमात सर अंजाम देंगी कि जब उनकी तरफ कोई आंख उठाएगा, हाथ उठाएगा, तो अवाम जो है कि वो सड़कों के ऊपर तुर्की की तरह खड़े हो जाए। ये उस वक्त होगा जब तक आप अपनी सोशो इकोनॉमिक चीज़ों को, कंडीशंस को ठीक नहीं करेंगे, अवाम की खिदमत नहीं करेंगे। अवाम की खिदमत के बगैर अगर आपकी तरजीहात या आपका आसरे किसी और के ऊपर है, तो फिर ये सारा कुछ चलता रहेगा। चलें, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।